अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू डिस्कस यू टेस्ट पेपर 3 ऑफ फिजिक्स क्लास 9 एंड विच कंपोज्ड ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड 6। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का पेपर। So test paper number 3 physics class 9 and chapter number 5 and 6. So first of all, objective type paper which consists of 12 MCQ and you have just 15 minutes to attempt these MCQ. So the first MCQ is the gravitation was discovered in, options are A 1765, B 1865 and C 1965 and D 1665. So gravitation जो है वो discovered हुई थी 1665 में. So option D is correct. Clear? Second MCQ. The relation between the force and the square of the distance between two bodies is, options are A inverse, B direct, C constant and D all of these. So force and the square of the distance, इसका relation क्या होगा? Direct होता है, inverse होता है या फिर ये constant होता है? So as we discussed from the formula, चैप्टर नंबर 5 में आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और वी कैन रिप्लेस इट एज d स्क्वायर. सो अब यहां पर जो फोर्स और डिस्टेंस का जो रिलेशनशिप बन रहा है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनवर्स. द थर्ड MCQ. The mass of the earth is, options are A 16 into 10 raised to the power 24 kilogram, B 26 into 10 raised to the power 24 kilogram and C 6 into 10 raised to the power 24 kilogram and D 46 into 10 raised to the power 24 kilogram. So ये एक constant value है mass of the earth जो कि आपको याद होनी चाहिए and that is 6 into 10 raised to the power 24 kilogram. So option C is correct. The fourth MCQ. The radius of the earth is, options are A 6 into 10 raised to the power 3 kilometer, option B 6 into 10 raised to the power 24 kilometer and option C 6 into 10 raised to the power 24 gram and option D 6.4 into 10 raised to the power 3 kilometer. So radius of the earth आपने बुक में पढ़ा है, that is 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. यहां पर ऑप्शंस में ये ऑप्शन इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर हम यहां पर ऑप्शन डी को ऑब्जर्व करें जो कि लिखा है 6.4 into 10 raised to the power 3 किलोमीटर. सो बुक के अकॉर्डिंग हमने रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू पढ़ी है 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर. सो अब अगर मैं इस 10 raised to the power 6 को इस तरह से लिख लूं 10 raised to the power 3 into 10 raised to the power 3 मीटर, और जैसे कि आपको मालूम है कि 10 raised to the power 3 ये प्रीफिक्स है, दैट इज किलो. तो मैं ये वैल्यू सारी एज इट इज लिख रहा हूं और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं किलोमीटर. सो दैट मीन रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो इक्वल हो गया 6.4 into 10 raised to the power 3 किलोमीटर के. Clear? So option D is correct. Now the fifth, the height of CEO stationary satellite from the center of the earth is, options are A 29,000 kilometer, B 41,400 kilometer and C 42,300 kilometer and D 8,000 kilometer. So geostationary satellite की जो height होती है अर्थ के सेंटर से, ये एक कांस्टेंट हाइट है जो कि बुक में मेंशन है, दैट इज 42,300 किलोमीटर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ द सिक्स्थ MCQ. वैल्यू ऑफ G इंक्रीजेस विद, ऑप्शंस आर इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, B डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, C विद इंक्रीज इन मास एंड D नन ऑफ दीज. सो G की वैल्यू इंक्रीज होती है एल्टीट्यूड के डिक्रीज होने से. आप जितना अर्थ के करीब आते जाएंगे मीन्स कि जितना एल्टीट्यूड कम होता जाएगा वैल्यू ऑफ G इंक्रीज करती जाएगी. क्लियर? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड. सेवंथ MCQ. If the body covers the distance opposite to the applied force, then the work done will be, so options are A 0, B maximum, C positive and D none of these.
सो एक बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट। दैट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बॉडी उस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रही है। दैट मीन्स कि फोर्स जो है वो फर्दर कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा, वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करवा रहा। क्लियर? दैट मीन यहां पर जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8th MCQ, the work done is a quantity, A scalar, B vector, C constant and D none of these. So work done जो है ये एक vector quantity है as according to the formula. This is the MCQ 8. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो अब यहां पर जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसको नॉर्मली हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो अब ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दैट मीन वर्क डन जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द 9th MCQ, द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, ऑप्शंस आर ए जूल, B ampere, C power and D coulomb. So kinetic energy is a type of energy और energy का unit होता है joule. So option A is correct. The 10th MCQ, potential energy depends on, options are A mass of the body, B force of gravity and C height from the center of the earth and D all of these. So potential energy जो है वो depend कर रही होती है height पर। हम जितना height पर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी उतना इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? द 11th MCQ, द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज, ऑप्शंस आर A 25%, B 55%, C 80% एंड D 5%। सो इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी आपको बुक में गिवन है जो कि 80% होती है। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। द 12th MCQ, if the direction of the motion of the force is perpendicular to the direction of motion of the body, then the work done will be, so options are A maximum, B minimum, C 0 and D none of these. अगर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी बॉडी के मोशन के, सो परपेंडिकुलर है दैट्स मीन कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। सो उसमें वर्क डन क्या होगा? सो एज वी डिस्कस्ड कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट डी। अगर मैं इस वेक्टर फॉर्म को ऐसे लिखूं एफ डी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है दैट्स मीन कि वहां पर जो थीटा है वो है 90 डिग्री और कॉज 90 जो है ये 0 के इक्वल होता है। तो जब ये 0 हो जाएगा, सो 0 इंटू समथिंग, वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0। क्लियर? सो आई होप कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो अब हम मूव करते हैं सब्जेक्टिव टाइप की तरफ, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और पार्ट 1 में 3 डिफरेंट पोर्शंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, और आपके हर पोर्शन में से 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, attempt any 5 parts from the following. So यहां पर आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले आपने चूज करना है कि आपको सबसे बेस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से याद हैं। So the first short question is define law of gravitation. So आपने law of gravitation को डिफाइन करना है। अगेन प्रेजेंटेशन मैटर्स। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर में आप लिखेंगे 1 एंड देन आप सेंटर में मेन हेडिंग देंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड देन आपने सब हेडिंग देनी है साइड पर स्टेटमेंट, एंड देन आपने इसकी स्टेटमेंट फर्दर आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, दैट इज एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So this is law of gravitation. Clear? The second part, define G and write its value and system international. So आपने यहाँ पर G को define करना है। So again यहाँ पर भी हम center में main heading देंगे definition of gravitational constant. G is a gravitational constant. तो आप center में heading देंगे gravitational constant, देन आपने साइड पर सब हेडिंग देनी है डेफिनेशन, ओके, एंड देन आपने जी को डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद आपसे उसकी वैल्यू भी पूछी गई है और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी पूछा गया है, तो आपने उसकी वैल्यू भी मेंशन करनी है, दैट इज 6.673 into 10 to the power -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? सो हम प्रॉपर यहाँ पे इस तरह से वैल्यू मेंशन करेंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जब भी इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसे सब हेडिंग में लिखा पहले डेफिनेशन आप डिफाइन करेंगे, देन आप फिर सब हेडिंग देंगे वैल्यू ऑफ जी। क्लियर? तो फिर आपने उसकी वैल्यू ऑफ जी जो है वो साइड पर मेंशन करनी है। द थर्ड पार्ट, डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन थर्ड्स लॉ। सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का न्यूटन थर्ड लॉ के साथ क्या लिंक है? As we discussed in our lecture, that law of gravitation, it is to be noted that mass m1 attracts m2 towards it with a force F, while mass m2 attracts 1 towards it with a force of the same magnitude F but in opposite direction. कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये डिस्कस किया था कि दो मैसेज होते हैं m1 एंड m2. m2 अगर m1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो m1 भी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है m2 के ऊपर. सिमिलरली अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करें, दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट मीन कि वहां पे अगर लेट्स सपोज कि m1 एक्शन अप्लाई कर रहा है तो m2 मास जो है वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं लेकिन ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं. क्लियर? सो यहां पर हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो रिलेट करता है इस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ. क्लियर? The fourth short question, what do you mean by the weight of a body? So weight of a body का क्या मतलब है? So यहाँ पर हम सेंटर में मेन हेडिंग देंगे weight of a body, and then हम मेंशन करेंगे weight of a body is equal to the gravitational force between the body and the earth. Clear? The fifth short question, what do you know about mass of earth? So ME से क्या मतलब है? ME is referred to the mass of the earth, which is a constant quantity and its value is 6 into 10 to the power 24 kilogram. Clear? The sixth short question, how much time is required for an artificial satellite to complete one revolution around earth? कि एक artificial satellite को earth के complete round में अगर एक चक्कर लगाना है तो उस one revolution को complete करने में कितना time required होता है, तो ये आपने इस आंसर में बताना है. So different artificial satellites take different times to complete their revolution around the earth, but the communication satellite takes 24 hours to complete their one revolution around the earth, because earth जो है वो अपना एक चक्कर 24 hours में पूरा कर रही है. Similarly, अब जो communication satellite हैं हमें उनकी स्पीड को भी अर्थ की स्पीड के साथ मैच करना होता है ताकि वो भी 24 hours में अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर सकें, ताकि अर्थ और वो सैटेलाइट जो है वो एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर वो करस्पॉन्ड कर सकें. क्लियर? द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या पर्पस होता है? सो मेन हेडिंग आप देंगे पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देन आपने इसको एक्सप्लेन करना है. मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी instruments or passengers to perform experiments in space. Clear? The last part of this short question, from where artificial satellites get centripetal force. So artificial satellites जो हैं वो centripetal force उनको कहाँ से मिलती है, कौन सी force जो है वो उनको एक सर्कल में मूव करवा रही है. So a satellite requires a centripetal force that keep it to move around the earth. The gravitational force, so gravitational force of attraction जो है वो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स उनको प्रोवाइड कर रही होती है, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट जो हैं वो एक सर्कल में मूव कर रहे होते हैं. क्लियर? सो द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. अगेन यू हैव टू चूज द बेस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हैं. एंड द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेसेसरी स्पीड रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? सो एक नेसेसरी स्पीड क्या आपको रिक्वायर्ड होती है सैटेलाइट को कि वो अर्थ के रिवॉल्व जो है वो रिवॉल्व कर सके. Satellite revolving close to the earth has speed v nearly 8 km per second और 29,000 km per hour. ठीक है कि इस स्पीड से अगर सैटेलाइट जो है वो मूव करता है तो वो बिल्कुल अर्थ के क्लोज मूव कर सकता है. ओके, द नेक्स्ट पार्ट, डिफाइन जीपीएस which is mean that means the global positioning system. so ये क्या होता है आपने इसको डिफाइन करना है. अगेन हम सेंटर में मेन हेडिंग देंगे जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, एंड देन आपने फर्दर उसको डिफाइन करना है. The third part,
How many satellites are there in a GPS and what is its speed? So GPS में टोटल कितने सैटेलाइट्स आते हैं और उनकी स्पीड क्या होती है? So GPS consists of 24 अर्थ सैटेलाइट्स. ओके 24 अर्थ सैटेलाइट जो हैं वो GPS में मौजूद होते हैं और उनकी स्पीड जो है वो 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है. क्वेश्चन के आंसर को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. द नेक्स्ट पार्ट, डिफाइन वर्क एंड व्हाट इज इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. सो यहां पर आपने वर्क को डिफाइन करना है. अगेन हम सेंटर में मेन हेडिंग देंगे वर्क, देन साइड पे हम सब हेडिंग देंगे डेफिनेशन और आपने इसको इस तरह से डिफाइन करना है. डिफाइन करने के बाद हम अगेन मार्कर से लेफ्ट साइड पर आप मेन हेडिंग देंगे द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क एंड देन आपने उसके यूनिट को फर्दर एक्सप्लेन करना है एंड दैट इज जूल. द सिक्स्थ पार्ट, व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, एक्सप्लेन. फोर्स जो है वो कब वर्क परफॉर्म करती है, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है. सो मेन हेडिंग आप यहां पर देंगे force do work. Okay, force do work. I'm going to explain the headings of the some short questions because ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपने उसकी हेडिंग किस तरह से बनानी है. हेडिंग बहुत मैटर करती है, ये पेपर में एक अट्रैक्शन डेवलप करवाती है. ओके सो यहां से आपने ये एनालिसिस करते जाना है कि मैं किस किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग बना रहा हूं. ओके लाइक इस शॉर्ट क्वेश्चन की हम हेडिंग बना सकते हैं फोर्स डू वर्क और फर्दर फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड द बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन वी सेड वर्क इज डन एंड दिस वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला. और फॉर्मूला को हमेशा आप सेंटर में मार्कर से आप मेंशन करेंगे, दैट इज W इज इक्वल टू F into S. क्लियर? सेवेंथ पार्ट, व्हाई डू वी नीड एनर्जी. सो अगेन यहां पर आप सेंटर में मेन हेडिंग देंगे एनर्जी. Okay, and then explain करेंगे we need energy to do different types of work in our daily life. When we say that body has energy, that means it has ability to do work. Okay, so examples are as energy is required to move and energy is required to stop the moving objects. Clear? The last part of this short question, define energy and give two types of mechanical energy. तो आपने यहाँ पे energy को define करना है. energy को हम दो तरीकों से define कर सकते हैं. The first one is a body possesses energy if it is capable to do work. Similarly, ability of a body to do work is known as energy. Clear? इस तरह से आप दो तरीकों से इसको explain कर सकते हैं. And then types of mechanical energy, that is kinetic energy and potential energy. Clear? So I hope आपको ये short questions number 3 भी आपको clear हो गया होगा. So now move to question number 4. Attempt any 5 parts from the following. Again आपने कोई से best 5 parts आपने attempt करने हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हैं. So first of all define kinetic energy. So आपने kinetic energy को define करना है. अब kinetic energy क्या होती है? Define करने के लिए आप center में main heading देंगे पहले kinetic energy, then आप side पे sub heading देंगे definition. तो kinetic energy को हम define करते हैं कोई भी ऐसी body जिसमें motion possess करता है उसे हम कहते हैं कि इस body में kinetic energy है. So energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy and it is a type of mechanical energy. Clear? The next one, define potential energy. Again आप main heading देंगे potential energy, then side पे sub heading definition और आपने इसको further define करना है. The next one, define efficiency. Again आप main heading देंगे efficiency, sub heading आप देंगे definition, अंदर आपने इसको define करना है. So the fourth one, is it practically possible for a system to has efficiency 100%? तो क्या practically ये possible है कि एक सिस्टम की एफिशिएंसी 100% हो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हर सिस्टम में कुछ ना कुछ तो लॉसेस मौजूद होते हैं. तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्रैक्टिकली कोई सिस्टम इस तरह का डेवलप हो जाए जिसकी एफिशिएंसी 100% हो. क्लियर? सो अब यहां पर हम मेन हेडिंग देंगे आइडियल सिस्टम. ओके, आइडियल सिस्टम, बिकॉज जो भी सिस्टम जिसकी एफिशिएंसी अगर 100% हो तो उसको हम नॉर्मली कहते हैं आइडियल सिस्टम. ये हमने बुक में पढ़ा भी था. ओके, तो हम मेन हेडिंग देंगे यहाँ पे आइडियल सिस्टम. देन आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है. एन आइडियल सिस्टम इज व्हाट व्हिच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट. Many people have tried to design a working system that would be 100% efficient, but practically such a system does not exist. Clear? The next part, define power. Again यहाँ पर आपने power को just define करना है. So main आप heading देंगे power and then the sub heading is definition and then आपने उसको define करना है. But remember one thing कि main heading हम हमेशा दिया करते हैं centered of the page and the sub heading is always given on the left aligned of the page. Okay? The sixth part, define 1 horsepower.
सो आपने 1 हॉर्स पावर को डिफाइन करना है. सो 1 हॉर्स पावर इज ऑल्सो अ यूनिट टू मेजर द पावर ऑफ एन सिस्टम एंड इट इज इक्वल टू 746 वॉट. दैट मीन कि एक हॉर्स पावर की जो ताकत है बेसिकली वो 746 वॉट के इक्वल होती है. क्लियर? द नेक्स्ट वन, राइट फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो आपने जस्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेंशन करना है और आपने इसका यूनिट लिखना है, एंड व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², और इसका यूनिट होता है जूल. द नेक्स्ट इज डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद एन एग्जांपल. तो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है एग्जांपल के साथ. अगेन आप मेन हेडिंग देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सब हेडिंग आप साइड पर देंगे डेफिनेशन, आपने इसको डिफाइन करना है. देन अगेन आप सब हेडिंग देंगे साइड पर एग्जांपल, देन आपने इसकी एग्जांपल मेंशन करनी है. क्लियर? सो आई होप ये पार्ट 1 आपको क्लियर हो गया होगा. सो नाउ वी शैल डिस्कस पार्ट 2. पार्ट 2 इन विच अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस. तो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन हैं जिसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हों. एंड रिमेंबर वन थिंग कि जिस लॉन्ग क्वेश्चन का आप पार्ट ए अटेम्प्ट करने जा रहे हैं आपने उसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बी भी अटेम्प्ट करना है. अगर आप पार्ट बी किसी और लॉन्ग क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपको उस पार्ट बी के मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, सो मेक श्योर कि जिस क्वेश्चन का पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी क्वेश्चन का ही आपको पार्ट बी भी अटेम्प्ट करना है. And the question number 5, part A, explain the motion of an artificial satellite and derive the formula for orbiting velocity of an artificial satellite. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को यहाँ पर डिफाइन करना है, एंड देन आपने उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है कि एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. जिस तरह से बुक में ड्राइव किया गया है सेम एज इट इज आप उसको अकॉर्डिंग टू द बुक आप उसको ड्राइव करेंगे. और जैसे कि यहाँ पर साइड पे एक डायग्राम आपको नजर आ रही है तो आप एक डायग्राम भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? द पार्ट बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो आपने इस न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको अर्थ के सरफेस के अबव आपको हाइट गिवन है विच इज 3600 किलोमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3600 किलोमीटर, किलो की जगह हम प्लेस कर देंगे 10⁻³ और इसको फर्दर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर. क्लियर? और ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू फिक्स होती है जो कि आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. और मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी फिक्स होती है, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम. सो आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. तो जिसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे g इज इक्वल्स टू gm/r प्लस h होल का स्क्वायर. सो सब वैल्यूज आपको गिवन है, आपने जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है वन बाय वन, एंड देन आपने इसको सॉल्व आउट करना है और आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड रिमेंबर न्यूमेरिकल के साथ आपने लास्ट में रिजल्ट भी मेंशन करना होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन. तो आपने काइनेटिक एनर्जी पर नोट लिखना है और इसकी इक्वेशन को आपने ड्राइव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करेंगे. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया कि काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली वो एनर्जी होती है जिसमें मोशन पोजेस करता है. ठीक है? देन आप इसको डिफाइन करेंगे एंड देन आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन. देन आप इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे और इसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे और लास्ट में आपने इसका यूनिट भी मेंशन करना है. क्लियर? नाउ द पार्ट बी, on reaching the top of a slope 6 meter higher from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kilogram. So यहाँ पे आपको cyclist की speed given है v which is 1.5 meter per second and height of slope आपको given है h which is equal to 6 meter and mass of the cyclist and the bicycle m is equal to 40 kilogram. और आपने फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. सो एज यू नो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू mgh. तो जब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज प्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2400 जूल. एंड एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv². तो जस्ट आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 जूल. क्लियर? एंड अगेन लास्ट में आप रिजल्ट मेंशन कर देंगे. सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन. तो आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है. सो अगेन यहाँ पर भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करेंगे पहले पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है एंड देन हम डेफिनेशन उसकी मेंशन करेंगे एंड देन आपने उसकी एग्जांपल्स मेंशन करनी है एंड देन फर्दर
पोटेंशियल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो आपने फर्दर इसको भी डिफाइन करना है, देन हम इसको एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, देन आपने इसको एक्सप्लेन करना है, उसका फॉर्मूला प्रॉपर्ली ड्राइव करना है. क्लियर? द पार्ट बी, a motorboat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. So, अब यहाँ पे मोटरबोट की स्पीड आपको गिवन है v which is equals to 4 meter per second और वाटर रेजिस्टेंस दैट मीन्स के फोर्स आपको गिवन है which is 4000 Newton. क्लियर? और हमने फाइंड आउट करना है पावर. एज वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू W over T. So, यहाँ पर ना तो हमारे पास टाइम है और ना हमारे पास वर्क डन है, और जैसे कि आपको मालूम है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू FS. तो यहां पर हम W की जगह प्लेस कर देंगे FS और S over T ये इक्वल होता है वेलोसिटी के, तो S over T की जगह हम यहां पर पुट कर देंगे वेलोसिटी V. सो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू F इंटू V. अब आपने जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है. फोर्स 4000 और वेलोसिटी है 4, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16000 वॉट, और इस 1000 को बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे प्रीफिक्स में, सो द पावर बिकम्स 16 किलोवाट. क्लियर? सो आई होप ये पेपर आपको क्लियर हो गया होगा. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज.